नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश। इसमें हम बात करेंगे जनता की झोली में क्या। पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे संसद में पेश किया, जो उनका बतौर वित्त मंत्री लगातार 7वां बजट रहा। इसमें उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं, जिनमें चीजों के दाम कम या अधिक हुए। इस बार वित्त मंत्री ने 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई है, 2 पर बढ़ाई है। इसका मतलब कि 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 महंगे हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर मरीजों को इलाज में बड़ी राहत दी है। मेडिकल में कैंसर से जुड़े बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इससे कैंसर का इलाज सस्ता होगा। वित्त मंत्री ने महिलाओं को भी बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दी है। इससे सोने और चांदी से बनने वाले गहने सस्ते हो जाएंगे। यह आभूषण के शौकीनों के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स पर भी टैक्स कम किया है। चमड़े से बनी वस्तुओं के दाम में भी कमी आएगी। अब इस बजट के आने के बाद जहां प्रधानमंत्री से लेकर सरकार के मंत्रियों ने बजट की तारीफ की है, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट भारत के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करेगा। ये बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुखी और 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और अमृतकाल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला है। आम बजट 2024-25 विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है। वहीं विपक्ष ने इस बजट को नाकाफी बताया है। अब ये बजट देश की आकांक्षाओं को कितना पूरा करता है और आम जनता को बजट से क्या मिलेगा, और बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या प्रतिक्रिया है, वो भी आपको दिखाता है। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, एमएसएमईज को, यानी कि लघु उद्योगों का, उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि ये बजट जो है वो कहीं ना कहीं अति गरीब पिछड़ों के लिए ये एक समावेशी बजट है और इससे कहीं ना कहीं सभी लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को लाभ पहुंचेगा। और भी बजट को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी आपको सुना देते हैं। कम करते हुए कहने को कहते हैं 5 भी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगार हो, 5
में नंबर की अर्थव्यवस्था का क्या फायदा? अध्यक्ष जी, किसानों को लेकर क्या कहेंगे? उम्मीद है आपको? कुछ किसानों को राहत मिलेगी। 10 साल में भी कोई उम्मीद नहीं रही, ये साल भी कोई वो नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश की नई संसद में माननीय वित्त मंत्री जी ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है, और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश 2020 से ही मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से यहां पर जमीनी धरातल पर उतार रहा है। तो आज हम बात करेंगे जनता की झोली में क्या। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है और यह बजट समावेशी बताया जा रहा है। साथ ही साथ सभी वर्गों का इस पर ध्यान में रखा गया है और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या सस्ता है और क्या महंगा। सोना चांदी सस्ता हुआ है, प्लैटिनम पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। पेट्रोकेमिकल, अमोनियम नाइट्रेट पर टैक्स, कैंसर की दवाएं, मोबाइल चार्जर सस्ते, चमड़े से बनी वस्तुएं, रसायन, पेट्रोकेमिकल, पीवीसी, फ्लैक्स बैनर, टेलीकॉम उपकरण कस्टम ड्यूटी को 15% बढ़ा दिया गया है। प्लास्टिक से बने सामान, पीवीसी इंपोर्ट घटाने में इजाफा। सोना चांदी सस्ता, कैंसर की दवाएं, मोबाइल चार्जर, मछली का भोजन सस्ता हुआ है। चमड़े से बनी वस्तुएं, रसायन, पेट्रोकेमिकल, पीवीसी, फ्लैक्स बैनर सस्ते हो गए हैं। न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं। जिनकी आय 3 लाख की आय पर है उनको कोई टैक्स नहीं देना। 3 से 7 लाख की आय पर 5% टैक्स लगेगा। 7 से 10 लाख की आय पर 10% टैक्स लगेगा। 10 से 12 लाख की आय पर 15% टैक्स लगेगा। 12-15 लाख की आय पर 20% टैक्स होगा और 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स का प्रावधान किया गया है। न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में ये बड़े बदलाव किए गए हैं और आपको बता दें कि इस बजट के माध्यम से बिहार और आंध्र प्रदेश को भी बड़ी सौगात मिली है। क्या कुछ है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। बिहार बजट में बिहार के लिए क्या कुछ है। सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए। बिहार को 4 नए एक्सप्रेसवे मिलेंगे। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल बनेगा। 26,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना।
21,000 करोड़ रुपए का पावर प्लांट, पटना पूर्णिया के बीच एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर के बीच हाईवे का निर्माण, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा तक हाईवे, सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़, बिहार को 4 नए एक्सप्रेसवे, बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल, 26,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना। राज्य को 15,000 करोड़ की वित्तीय मदद, आंध्र प्रदेश को क्या कुछ मिला है बता रहे हैं आपको। जल बिजली रेलवे और सड़क के लिए विकास के लिए बजट का प्रावधान, पोलावरम सिंचाई परियोजना पर जोर, आंध्र प्रदेश के किसानों को बड़ा तोहफा, और हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्वेता दुबे जी, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हयात उमर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साकेत शर्मा जी आर्थिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत साकेत शर्मा से सही करते हैं, इस बजट को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बजट है इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम व्यापारियों की बात करें, उनके रिएक्शंस की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं ये साफ कहते नजर आ रहे हैं कि पिछले 10 सालों की तुलना में अगर हम इस बजट की तुलना करते हैं तो सरकार ने काफी कुछ राहत व्यापारियों को भी दी है और आम जनता को भी काफी कुछ इस बार बजट में मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये हर तबके के लिए एक ऐसा बजट है जिसमें हर तबके को टच किया गया है। हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है अभी वर्ल्ड में और हमें ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और ये चीजें करनी है, इसमें उन चीजों का भी ख्याल रखा गया है। एक तो एजुकेशन लोन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3% कर दिया गया है, जिससे इसका सीधा सीधा लाभ जो है विद्यार्थियों को मिलेगा और उनकी जो मानसिक अवस्था है, उनकी जो फाइनेंशियल स्टेज है वो बदलेगी। थोड़ा सा हम देखें अगर इस स्लैब को कि इसने टैक्स स्लैब को क्या किया है, तो टैक्स स्लैब में इन्होंने इतना अच्छा किया है कि एक छोटे से छोटे व्यापारी को भी टच किया है कि भाई हम इनसे भी टैक्स मैक्सिमम मास कम्युनिकेशन पे ले सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये बजट जो है वो एक आम आदमी के लिए बेस्ट बजट है और एक अच्छा बजट है जो आगे चल के अपने ये रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। हयात उमर जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ, हयात उमर जी फिलहाल हमारे साथ नहीं है। साकेत शर्मा जी आपसे ही सवाल पूछती हूँ मैं कि अगर इस बजट में कमी कहाँ नजर आती है? देखिए अब अगर बेसिकली कहा जाए कि बजट में कमी का क्या मेन मापदंड है, तो वो देखिए अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग तरीके का है। एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर अगर मेरे से पूछा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं इन लोगों ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर को ज्यादा बूम किया है, सड़कों को ज्यादा बूम किया है, जबकि इनको बेसिकली अभी बैंकिंग और अपनी ये जो डॉलर की जो स्कीम है उसको बूम करने की जरूरत है, जिससे हम लोग ग्लोबलाइज एक दूसरे को कनेक्ट कर सकें और ट्रांजैक्शन ऑफ मनी तो हमारा फ्लो चल रहा है इधर से उधर, वो फ्लो जो है वो काफी बढ़े, जिसमें हम डॉलर की अपेक्षा अपने आप को एक स्टेबिलिटी दे सकें अपनी जो मुद्रा है हमारी। ठीक है, श्वेता जी कैसे देख रहे हैं इस बार के बजट को? अनम्यूट कीजिएगा। बजट फॉर विकसित भारत, नए भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और विश्व का ग्रोथ इंजन बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए इस लोक कल्याणकारी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार एवं माननीय वित्त मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन। एक ये ऐसा बजट है जो सारे पक्षों को छू रहा है, महिला, युवा, कृषक, गरीब, हर एक पक्ष को इस बजट ने छुआ है और उनको ज्यादातर मदद करने की
कोशिश की है। जैसा कि अगर योगी जी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के शब्दों में कहें तो सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुखी आम बजट है ये। श्वेता जी, और अभी महिलाओं को क्योंकि बहुत विशेष सुविधाएं इस बजट में दी गई हैं, क्योंकि किसी भी देश का विकास बिना महिलाओं के विकास के संभव नहीं है। श्वेता जी, विपक्षी दलों की बात करें तो उनको इस बजट में कुछ खास नजर आ नहीं रहा है, और वो ये साफ कह रहे हैं कि ये बजट इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने लिख तो दी हैं, लेकिन धरातल पर आप उनको पूरा करने के लिए सक्षम नहीं है। अब विपक्षी लोगों को क्या कहें, विपक्षी लोग क्या भविष्य मतलब वेदता है, उनको पता चल गया कि जो जो चीजें बोली है वो हो नहीं पाएगा। भाई हम तो जो कहते हैं वही करते आए हैं, और $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था अगर हम बनाने जा रहे हैं, और ये हमारा 2047 में विकसित भारत के लिए पहला कदम है, उसी के लिए ये बजट तैयार किया गया है। हम लोग लोग लुभावना बजट नहीं तैयार करते कि आज को देखते हुए हम देश के भविष्य के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, कृषकों के लिए हमने हर एक पक्ष को अपनी बजट सीमा जो हमारा आय व्यय है उसमें रहते हुए सबके लिए कुछ न कुछ इसमें प्रावधान किया है। और रही विपक्ष की बात, तो विपक्ष को तो कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। वो ऐसे ऐसे पक्ष निकाल सकता है कि मेरे ख्याल से कोई भी वित्त जो विश्लेषक होगा वो भी नहीं निकाल पाएगा, जो आम विपक्षी नेता बता देंगे आपको। चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। और बात कर रहे हैं जनता की झोली में क्या। आपको बता दें कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इस बजट को सिर्फ समावेशी बजट कहा जा रहा है कि इससे हर तबके को छूने की कोशिश की है। ज्यादा से ज्यादा विकास, ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने पर जोर इस बजट में नजर आ रहा है। बिहार और आंध्र प्रदेश को अलग से सौगात मिली है। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं कि आखिर जनता को क्या मिला है। जो गरीब तबका है, जो ये सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता, उनको बजट में किस तरीके से राहत मिली है। हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें अगर हम बजट को देखें तो लोगों को काफी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हयात उमर जी का रुख कर लेते हैं। हयात जी, कैसे देख रहे हैं आज के बजट को? ये जो बजट पेश हुआ है, इसे कहा जा रहा है कि इस बजट ने हर तबके को छूने की कोशिश की है, ऐसा लगता है बजट देखकर? देखिए, सामान्य तौर से बजट जब भी आता है उसमें कोई भी सरकारों की कोशिश रहती है कि सभी को कुछ ना कुछ थोड़ा दिया जाए, सबको थोड़ा थोड़ा संतुष्ट किया जाए। लेकिन मुझे इस बजट में जो अभी हाल में ही लोकसभा चुनाव हुए हैं, उनके जो रिजल्ट और नतीजे आए हैं उसका पूरी तरह से प्रभाव दिख रहा है। क्योंकि समर्थन से सरकार बनी है, तो इसके बाद आंध्र प्रदेश को और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, तो इसलिए उनके लिए पैकेज की घोषणा की गई। वो एक तरह का पैकेज ही आर्थिक है। 15,000 करोड़ रुपए दिया गया है आपके आंध्र प्रदेश को, और 40,000 करोड़ रुपए दिया गया बिहार को। इसी तरह से युवाओं में जो नाराजगी थी नौकरी को, बेरोजगारी को लेकर के, उसको भी एड्रेस करने की कोशिश की गई है। एक 15,000 रुपए का विशेष भत्ता जो पहली बार नौकरी करेंगे युवाओं के लिए, उनकी सैलरी का साल में 1 लाख रुपए से कम है, तो उनको 15,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो लोन है आपका शिक्षा पर, यानी कि आपके एजुकेशन लोन को सस्ता किया गया है। मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया। तो कुछ चीजें हैं जो इन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ चीजें बड़ी निराशाजनक है जो गायब हैं। मनरेगा का जिक्र नहीं है। मनरेगा का बजट, अभी फाइन प्रिंट्स नहीं आए हैं बजट के हम लोगों के पास, तो अभी मतलब डिटेल आने में टाइम लग रहा है कि मनरेगा की क्या स्थिति रहेगी। अल्पसंख्यकों के लिए और दूसरे वंचित समुदायों के लिए, आदिवासियों के लिए बजट में क्या विशेष प्रावधान किए गए, इसका डिटेल अभी आना बाकी है। इसलिए कोई इस पे कमेंट नहीं अर्ली कर पाएंगे इतनी अर्ली। लेकिन ये है कि मनरेगा का जिक्र नहीं होना और मनरेगा को लेकर के सरकार की आगे की प्लानिंग क्या है, इस योजना को लेकर उस पर कितना अलॉटमेंट करने जा रही है, इसको लेकर के जरूर शंकाएं बनी हुई है। हाँ, सैलरी क्लास को थोड़ा सा जो बजट में राहत दी गई है वो जरूर थोड़ा सा एक काबिले तारीफ बात है, और इसकी बहुत दिनों से डिमांड भी हो रही थी। लेकिन इसके साथ साथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा करके और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स बढ़ा करके जो बचत SIP जा रही थी, और उससे जो आम आदमी को बचत पे मिलता, फायदा होता, उस पर जो टैक्स लगाया है,
वो कहीं ना कहीं इसके दुष्प्रभाव मिलेंगे आगे भी देखने को। आज उस पर शेयर बाजार ने भी रिएक्शन दिखाया, हालांकि बाद में शेयर बाजार संभल गया, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म में बचत की योजनाओं के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है। बताइए आशु जी। हाँ जी, आया जी, वापस आएंगे आपके पास। यश भारती जी सपा प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यश भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो, और क्या कुछ कहना चाहते हैं बजट 2024-25 को लेकर? याशी जी, 10 बजट भारतीय जनता पार्टी दे चुकी, 11वां बजट है। 10 बजट की उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी बता दे तो हम ये भी मान लेंगे ये जो 11वां बजट आया ये भी बड़ा सुहाना आया है। देश ने उन्नति करी, तरक्की करी, बेरोजगारी खत्म हो गई है, महंगाई खत्म हो गई है, बेहतर शिक्षा हो गई है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हो गई है। इतना बड़ा जो इनको बहुमत मिला था, अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, मोदी सरकार चल रही थी जिसकी तमाम गारंटियां थी, जो 10 बजट में फेल हो चुकी तो 11वें में पास होने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के साथी थोड़ा सा समझा दें, विश्लेषण कर दें कि 10 बजट से इन्होंने क्या हमको दिया है जो 11वें की हम तारीफ कर दें, या उस पर हम चर्चा कर लें। इकोनॉमी हो गई है 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 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 करते करते, अरे जीवन यापन देखिए, किसान की आत्महत्या का दर देखिए, व्यापारियों की आत्महत्या का दर देखिए, युवाओं के आत्महत्या का दर देखिए, जो लगातार पेपर लीक से आत्महत्या कर रहे हैं, जो रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को, जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, ना परीक्षाओं की डेट आती है समय पे, ना परिणाम आता है तो नकल का एक परिणाम आता है कि ये परीक्षा निरस्त होने वाली है या इसमें धांधली हुई है। तो लगातार ये सब चीजों में तो जो भारतीय जनता पार्टी ने विशेष उपलब्धि पाई है। और लीकेज में अगर कोई नंबर 1 है तो लीक सरकार है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है। और इनका जो अयोध्या मॉडल निकल करके आया, ये देश ने देखा है किस तरीके से अयोध्या के विकास ने चीख चीख के बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की विकास नीति कितनी बढ़िया है, किस तरीके से स्टेशन का विकास किया, सड़क का विकास किया, हवाई अड्डे का विकास किया, और सारे विकास का परिणाम यही हुआ कि फैजाबाद अयोध्या सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। मोदी जी जो 5 लाख वोट से जीता करते थे, आज वो 1.5 लाख के वोट पे आ गए। ये जनता जो दे सकती है, जनता ने अपना परिणाम इनको दे दिया है 10 बजट का। अब ये 11वें बजट में क्या देने वाले हैं, ये केवल लॉलीपॉप है। सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, उस पर कुछ नहीं दे पा रहे हैं। प्राइवेट नौकरियों पे इंक्रीमेंट देने की बात कर रहे हैं, गुमराह करने की बात कर रहे हैं। जो लगातार सीटें खाली, जो पद खाली हैं, उनका क्या करेंगे उस योजना पे कोई बात ही नहीं है। बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए क्या काम करेंगे, जो ये पेपर लीक और इससे अविश्वास पूरे देश के अंदर प्रवेश परीक्षाओं को लेकर के हो गया है कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसका मनोबल डगमगाया है, परिवार का मनोबल डगमगाया है। चलते हैं श्वेता दुबे जी से। जी, वो पारदर्शिता के साथ में श्वेता दुबे जी, नहीं होगा, धांधली नहीं होगी, या जो संविधान में जो कर्मचारी रखे गए हैं उनको पक्की नौकरी मिलने वाली है। अग्निवीर योजना में जो कच्ची नौकरी है वो पक्की नौकरी कैसे मिलेगी। हर साल जो 50,000 फौज में भर्ती होते थे, जो पक्की नौकरी मिलते थे, अब तो इन्होंने। यश भारती जी रुक जाइए जरा। श्वेता दुबे जी, हमारे सपा के प्रवक्ता ये भूल गए कि आज हम बजट पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। इनका वही चिपरिचित राग जो चुनाव के बाद से चल रहा है, उसी पर ये लगातार वही बातें घुमा घुमा के बोल रहे हैं। आपको पता होगा कि अयोध्या की जो झूठी खबरें आई थी उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो आप लोग ये झूठा नैरेटिव बनाना बंद कर दीजिए। मैं एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहूंगी। कल जो हमारा सोशल मीडिया साइट्स हैं तमाम, उसमें ये चीजें चल रही थी कि विपक्षियों का कल क्या वो आएगा, बजट के बाद का उनका जो रिएक्शन है कि ये बहुत बेकार बजट है। और ये मतलब जो आज इन्होंने बोला है, कल वो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि ये विपक्ष कल बोलेगा। तो सोच लीजिए, अच्छा, आप सोशल मीडिया पे आधारित है आपकी सरकार, जनता किस तरह। श्वेता दुबे जी 10 साल का एक्सपीरियंस लिए बैठे हैं भाई, आप सुन लीजिए केवल। नहीं, हम तो ये सुनना चाह रहे हैं जो 10 बजट आपने दिए हैं उसकी उपलब्धि बताइए। अरे आप सोशल मीडिया की बात कर रही हैं बहन जी, हम जवाब ही सुनना चाह रहे हैं, बताइए। व्यवस्था दी गई है, 25 करोड़ लोग। अरे 10 बजट में क्या दिया है जो 11वें में देने वाले, पहले 10 की उपलब्धि। आपने बजट को क्या, हमें कुछ नहीं पता, सोशल मीडिया आप देखो और हमें कुछ नहीं पता, ये ज्ञान आप हमें दे दो। आप ही ने शुरुआत करी सोशल मीडिया से बहन जी। बहन जी, आपने सोशल
सोशल मीडिया से बात। और बाहर निकल के आए और एकदम कह दिया बेकार बजट है। अरे इतनी जल्दी तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्लेषण कर पाए होंगे, उतनी जल्दी आपने विश्लेषण कर लिया। ये आपके 10 बजट आए हैं, उसका विश्लेषण कह रहा है किया है। आपको बस उसी पर बोलना है कि हम विपक्ष में हैं, इसलिए हम विरोधी बोलेंगे। चलिए ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं जनता की झोली में क्या, और चर्चा इसी पर कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साकेत शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, जो कि आर्थिक विश्लेषक हैं। साकेत जी, अभी जैसा कि सपा के प्रवक्ता कह रहे थे, जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं उस पर ज्यादा जोर देने की कोशिश की रादर देन गवर्नमेंट जॉब्स पर, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गवर्नमेंट का अपना एक रूल एंड रेगुलेशन होता है। गवर्नमेंट जो भी चीजें करती है वो पर्टिकुलर एक डाटा के फेस से करती है, जो डाटा एनालिसिस उनका एक डिपार्टमेंट है। हमारी जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ अप्रॉक्स पॉपुलेशन है, जिसमें हम इस चीज को ओवरव्यू कर चुके हैं कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन को हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सकें। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने एक माइंडसेट दिया है कि हम प्राइवेट नौकरीज में भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड करके लाएंगे। और मैं यही जानना चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम है क्या? दिस इज द प्रॉब्लम। अगर प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बढ़ावा देने की कोशिश करें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स आसानी से मिलती नहीं है और जिनको मिल जाती है उनकी तो लाइफ सेट है। जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं वो बेचारे कहाँ जाए अगर उनको गवर्नमेंट भी इंक्लूड नहीं करेगी तो? मैं आपको बताता हूँ इसके लिए। आप अगर एक देश है, एक कंट्री है आप, और आपकी पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो क्या आप 140 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट रखेंगे? नहीं। आपको चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। याशी जी, मैं जवाब देना चाहूंगा साकेत भाई की बात। साकेत जी की बात पूरी हो जाए, मैं वापस आती हूँ। यश भारती, डाटा है, उस डाटे के आधार पे काम होता है। कोई भी कंट्री उठा के देख लीजिए, यूएस, यूके और जितनी इधर की मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनका भी एक रूल रेगुलेशन जिसमें हम काम कर रहे हैं, वो काम गवर्नमेंट का अपना बनाया हुआ काम है, हमारा और आपका बनाया कुछ नहीं। जो पॉलिसीज बनती हैं उसी पॉलिसीज बेस्ड जो है वो पॉपुलेशन का रेशियो निकाला जाता है कि इतनी पॉपुलेशन है तो इतनी गवर्नमेंट जॉब होंगी, इतनी गवर्नमेंट जॉब है तो उसको इतनी पॉपुलेशन को डील करना है। हाँ, यश भारती जी। देखिए, बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सीधा सा हिसाब है। सरकारी आंकड़े हैं, 30 लाख पद खाली हैं, 30 लाख पद सरकार नहीं भर पा रही है। सवाल ना करें। मध्य प्रदेश के अंदर एमपीपीएससी के 2019, 2020, 2021 के परिणाम 87 सीटों के घोषित नहीं कर रहे हैं, उसको उलझाए हुए हैं। शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहे हैं, उसको उलझाए हुए हैं। तो ये वैकेंसी तो ऑलरेडी है ना, इसका रास्ता कौन सी व्यवस्था से निकालना है? पर सरकार देना नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़ा बजट अपने बड़े इवेंट्स के लिए रख रखा हुआ है, तनख्वाह के लिए नहीं है, बेहतर स्कूल के लिए नहीं है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए नहीं है, बेहतर सुरक्षा के लिए नहीं है। पुलिस के अंदर, फौज के अंदर सब जगह वैकेंसी खाली है, वहां भर्ती नहीं की जा रही है। तो ये वैकेंसी आपको, आई वांट टू नो, मुझे ये बताइए जरा, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा गवर्नमेंट के जो पद खाली हैं उसमें भर्ती, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ठीक है, उन पदों को भरना चाहिए जो पेपर लीक हो रहा है, या बहुत सारी जो लोग एग्जाम्स देकर आते हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हुए जिनके अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं किए गए, ये तमाम प्रॉब्लम्स है। लेकिन आप इसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर्स को लाभ हो रहा है आप उसे इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। अरे कई ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं चाहिए गवर्नमेंट जॉब, वो प्राइवेट सेक्टर में रहकर काम करना चाहते, तो अगर उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेनिफिट मिल रहा है, इससे क्या प्रॉब्लम है विपक्ष को? भी आ जाता हूं। यशी जी, ये बता दीजिए मुझे, टेलीकॉम सेक्टर में जो कंपटीशन था जिसका फायदा सीधे तौर पे लोगों को हो रहा था, चाहे वो रिचार्ज करने वाला पान की दुकान जैसे छोटे छोटे रिचार्ज करने वाले लोग हों या अन्य लोग थे, जो कंपटीशन था, आज केवल 2 यूजर हो गए हैं और तीसरा बीएसएनएल है जिसको फेल माना जाता है। तो मतलब सरकार की व्यवस्था को फेल माना जाता है, लोग प्राइवेट व्यवस्था को बेहतर मानते हैं। बीएसएनएल हमारे देश में बेहतर क्यों नहीं है? इसकी ये नाकामयाबी तो सरकार की है। ये सरकार नाकामयाबी को कबूलेगी
जो तमाम टेलीकॉम इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटर थे वो क्यों फेल हो गए? इसकी नाकामयाबी सरकार की है, ये मानेंगे। अगर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहते हैं तो टेलीकॉम सेक्टर क्यों फेल हो गया? एयरपोर्ट बनाने के दावे करते हैं, एयर से रिलेटेड जितनी भी कंपनी थी, जेट एयरवेज थे और अन्य एयरवेज थे, वो लगातार फेल क्यों हो रहे हैं? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये दिख रहा है। और ऐसे जो ना दिखने वाली चीजें हैं वो तो बहुत सारी हैं, जिस पे हम अगर बात करने बैठेंगे तो डिबेट का टाइम कम पड़ जाएगा। तो इस फेलियर के लिए सरकार जिम्मेदार है, ये इनके जो पिछले 10 बजट में वो जिम्मेदार है। ये 11वें बजट में केवल आंकड़ों की जादूगरी करके हम 12वें बजट में जब बैठेंगे तब भी इस 11वें को फेल की गिनती में रखेंगे, जैसे पिछले 10 बजट फेल है। मुद्रा लोन भी दे रहे थे, मुद्रा लोन के आंकड़े दे, तरक्की कितनी हो गई, ये आंकड़े नहीं थे, हमने लोन दिए। यश भारती जी रुकेगा। हयात उमर जी, ये रामगोपाल यादव जी ने संसद के बाहर प्रतिक्रिया दी थी कि ये जादुई आंकड़े हैं, आंकड़ों की जादूगिरी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये जो विपक्ष की तरफ से बजट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, इस बार मैं पिछले 10 सालों के बजट की बात नहीं कर रही, मैं अगर आज के बजट की बात करूं तो मुझे लगता है ये पिछले 10 साल के बजट से काफी बेहतर है। जैसा कि जनता के रिएक्शंस आ रहे हैं, जैसा कि व्यापारियों के रिएक्शंस आ रहे हैं। विपक्ष है, विपक्ष को आपत्ति होनी भी चाहिए, विपक्ष को आपत्ति है भी, लेकिन आप कितना सहमत होते हैं इससे? अंतिम बात, यश भारती जी होल्ड ऑन प्लीज। हयात उमर जी एक सेकंड रुक, यश भारती जी हमारे पास और भी लोग हैं, आप ये भी तो समझिए ना। मैं छोटी सी अंतिम प्रतिक्रिया इसी पे दे दीजिए। चलिए, जब इन्होंने नोटबंदी करी थी तब भी देश में बड़ा हल्ला हुआ था कि अब आतंकवाद खत्म हो जाएगा, बेरोजगार खत्म हो जाएगा, काला धन आ जाएगा। जनता बहुत खुश थी। और खुश कैसे कर दिया? अमीर को गरीबी के उस पे कि गरीब बर्बाद हो रहा है, गरीब को क्या अमीर बर्बाद हो रहा है। लेकिन उसके परिणाम क्या लेकर के आए? ये आंकड़े के जादूगरी। और ये भी वही बजट है जैसे नोटबंदी लेके आए थे, जीएसटी को रात में 12 बजे लेकर के आए थे, ये भी वही बर्बादी के आंकड़े। आप देखिएगा जब हम 12वें बजट पर तैयारी कर रहे होंगे तो 10 के फेल जैसे ये 11वां बजट भी आप फेल देखेंगे। यश भारती जी, कहीं ऐसा तो नहीं है इस बार का बजट वाकई थोड़ा बहुत आपको अच्छा लग रहा है, इसलिए आपको पिछले 10 साल के बजट को भी उठाकर लाना पड़ रहा है? हम क्यों कर रहे हैं? जो 10 बार फेल हो गया वो 11वीं बार पास होगा। चलिए, हयात उमर जी एक सेकंड, यश भारती जी प्लीज होल्ड ऑन। हयात उमर जी देखिए, आप सबको पता है, जैसे कि अब तो बिल्कुल बात ओपन है कि सरकार यानी कि हमारे देश पर लगभग हमारे जीडीपी का 85% कर्जा हो चुका है। हम लोग ऑलमोस्ट अपनी जीडीपी और कर्जा का ऑलमोस्ट बराबरी पे पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में सरकार के पास पेंशन, बजट और नौकरी, यानी कि सरकारी नौकरी से कहते हैं, सैलरीज, लोक लुभावन योजनाएं, वो लोक कल्याणकारी योजनाएं, इनके लिए बहुत सीमित है, क्योंकि राजकोषीय घाटे को भी उसे नियंत्रित रखना है। बड़ी चुनौती होती है कि राजकोषीय घाटे को, और अगर राजकोषीय घाटे को नियंत्रित नहीं रखेंगे तो महंगाई और मुद्रा, ये सब चीजें, मुद्रास्फीति, बाकी चीजें बहुत ज्यादा बेकाबू हो जाती हैं। तो सरकार के पास एक बड़ा टाइट रोप वॉक है, बैलेंसिंग एक्ट है कि उसे थोड़ा बहुत हमको देना भी है और थोड़ा बहुत हमसे लेना। तो उसने जो देने की कोशिश करी है वो सबके सामने, उसने मनरेगा, उसका मुद्रा लोन का लिमिट बढ़ाया है। फर्स्ट टाइम नौकरी करने वालों को जो पहली बार ईपीएफओ को रजिस्टर होंगे उनको 15, अगर उनकी 1 लाख रुपए से कम सैलरी होगी तो उनको 15,000 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। उसके साथ में एक स्कीम लाए हैं जिसमें कि अप्रेंटिसशिप पे आपको थोड़ा पैसा सरकार वजीफे के तौर पे स्कॉलरशिप देगी, अप्रेंटिसशिप स्कॉलरशिप देगी। तो कुछ देने की कोशिश करी है और कुछ लेने की कोशिश करी है कि जो हमारी बचत हुई, बैंक से तो कोई बचत रहा नहीं है, अब ज्यादातर लोगों की बचत एसआईपी से चलती है। तो जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे जो रिटर्न आएगा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बढ़ा देना और 12.5% कर देना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो पहले से ही 20% है। तो वो उस बचत में से लगाने की भी कोशिश करी, बचत से लेने की भी कोशिश करी है। तो सरकार की अपनी मजबूरियां होती है और विपक्ष के अपने उम्मीदें होती हैं, जनता की अपनी उम्मीदें होती हैं, और सब लोग इससे संतुष्ट हो जाए ऐसा मुश्किल होता है। ये सभी लोग कहें कि नहीं साहब मुझे सब कुछ मिल गया। हाँ, सबको थोड़ा थोड़ा मिला है और सबको, बहुत तो लोगों के हाथ खाली भी रह गए। हाँ, तो आपको ये बात सही लगती है कि बजट थोड़ा सा पिछले बार की तुलना में या 10 साल की तुलना में बेटर है, इसलिए 10 साल का भी हमें क्राइटेरिया लेकर चलना पड़ रहा है? दिस इज द ओनली रीजन जो मुझे समझ आ रहा है। इस बार जी बिल्कुल, इस बार थोड़ा सा जनता की चीजों को, जनता की परेशानियों को, उनकी दुश्वारियों को, बेरोजगारी को, महंगाई को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान में रखा गया है। ज्यादा बजटरी एक्सपेंसेस युवाओं पे किए गए हैं, महिलाओं पे किए गए हैं, और रोजगार, स्वरोजगार पे ज्यादा जोर दिया गया है। तो ये चीजें हैं।
टैक्स रिलीफ दी गई है, भले ही थोड़ा सा मिली है लेकिन टैक्स रिलीफ मिली है नौकरी पेशा लोगों को, तो जाहिर सी बात है कि पिछले बजट के मुकाबले ज्यादा बेहतर लोगों को दिख रहा है। अब बाकी फाइन लाइन्स आएंगी तो एक आर्थिक विश्लेषक के तौर पर तो अलग की चीज हो जाती है। श्वेता दुबे जी यश भारती जी जैसा कह कि रहे हैं जो भाई साहब ने 10 बार बताया, फेल हुए वो वो 11वीं बार कैसे पास हो जाएंगे। जी यश भारती जी कह रहे हैं जो 10 बार फेल हो चुके हैं वो 11वीं बार पास होने की उम्मीद भी कैसे रखी जा सकती है उनसे। यश भारती जी से बेहतर कौन जानेगा कि इनके जिनके संग इन्होंने कोऑपरेशन किया है। राहुल गांधी जी कितनी बार फेल हुए थे, अब की बार पास हुए हैं ना 99 सीटें लाकर। तो ऐसे ही हम सरकार में कोशिश करेंगे। सरकार में आके फेल नहीं हुए, सरकार में आके फेल नहीं हुए श्वेता जी। इनको समझाना तो टेढ़ी खीर है। नहीं टेढ़ी खीर नहीं, आप आंकड़ों में बताइए, जवाब दीजिए ना। उसमें ही जनता को कुछ टैक्स के रूप में लिया है और इस तरह कुल मिलाकर ये बजट बना है। और अभी इसका आर्थिक विश्लेषण, अभी बहुत कुछ विश्लेषण होना बाकी है। आपके पास कुछ नहीं है बताने को, जनता के उन्होंने बोला कुछ लोक कल्याणकारी बजट। ऐसे इनके पास कुछ नहीं है बताने को, इनके पास कुछ नहीं बताने का। आप कुछ भी सवाल ले लीजिए, जलेबी और इमरती बनाती रहेंगी। वो हयाना साहब ने बोल दिया तो उनकी बात दोहरा दी, सोशल मीडिया की बात दोहरा दी। इनके पास बजट को लेके बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, ना कोई आकलन है। अभी तक बजट बनाया है नहीं बता पाऊंगी। यश भारती ठीक है, क्षमा कर दिया आपको बहन जी, क्षमा कर दिया आपको क्षमा कर दिया। बढ़िया आशीर्वाद नहीं दे सकता करने के बजाय अगर हम मुद्दे पे बात करें तो बहस मुद्दे पे तो आपसे सवाल का जवाब चाह रहे हैं, आपसे जवाब चाह रहे हैं। आप कह रही हैं मैंने भी आपने कहा हमारा कोई विश्लेषण नहीं हुआ है। नहीं मानती हूँ क्योंकि हम लोग भारत देश के नागरिक भी हैं और बजट हो या कुछ भी हो, इन्होंने कह दिया विश्लेषण नहीं किया, आ गई हैं महिला होने के बिना तैयारी के आपके टीवी चैनल पे आई हैं। इन्होंने कोई बजट को लेकर के रीडिंग नहीं की है। अब भाई साहब को तो केवल पार्टी दिख रही है, ये एक अलग बात है, मैं इनका नहीं जवाब नहीं आप यशी जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में होता है कि पर्ची आती है और मुख्यमंत्री बनता है, वैसे इनके पास अभी तक पर्ची नहीं आई है। बोलना क्या है, बोलना क्या है, तो ये वो कह रही है। अरे बोलिए ना, बजट पे बोलिए, बजट पे बोलिए, बजट पे हम तो आपसे चाहते हैं आप बोले बजट पे, हम चाहते हैं मुद्दा ये बजट, बजट पे बोलिए, बजट पे बोलिए ना, हम तो बुलवाना चाह रहे हैं। मुद्दा है या अरे बजट है, बजट है मुद्दा, बजट पे बोलिए। 10 साल में आपने ऐसा फेल किया, इस बार 11वें में क्या पास करने वाले बताइए ना। अरे बताइए ना, अजीब सी बात बोल रहे हैं सर। अरे बहन जी, हम लोग सड़क पे खड़े होकर के तू मैं नहीं कह रहे, आपसे आंकड़े चाह रहे हैं, आपसे आंकड़े चाह रहे हैं। श्वेता दुबे जी रुक जाइए। यश भारती जी प्लीज रुकिएगा। साकेत शर्मा जी, किसानों की बात करते हैं। किसानों को भी काफी कुछ हद तक देने की कोशिश की है। एमएसपी में जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जो मुख्य उत्पादन है उस पर 50% वो एमएसपी के साथ, उसकी लागत के साथ 50% इंक्लूड करके किसानों को देंगे। किसानों के लिए और भी बहुत कुछ उन्होंने इस बजट में रखने की कोशिश की है। अगर हम किसानों के लिहाज से इस बजट को समझे तो कितना ये आपको लगता है कि किसानों के हित में है? साकेत शर्मा जी। जी देखिए, किसानों को लेके इन्होंने तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है कि ये जो क्रॉप्स को जो है वो चाहते हैं कि ये मार्केटिंग भी अपनी साइड से ही करें। जैसे कि उन्होंने दिया कि आप एक ऐसी बेस्ड एग्रीकल्चर करें जिसमें आप क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी करें और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद ही करें। आपको सेल आउट करने के लिए अपनी साइट बना के चीजें देनी होंगी। तो कहीं ना कहीं अभी हमारा जो किसान है वो पूरी तरीके से इतना एजुकेटेड नहीं हुआ है कि वो खेती भी करेगा और वो एक वेबसाइट भी बनाएगा, वेबसाइट पे जाके अपने प्रोडक्ट भी डालेगा और उस प्रोडक्ट को सेल आउट करेगा। तो अभी कहीं ना कहीं इन चीजों की जरूरत है, इनको स्किल करने की जरूरत है, सरकार पर इसको और काम करने की जरूरत है जिससे कि हमारी एग्रीकल्चर जो पॉलिसीज है थोड़ा और सुधरे। बिल्कुल, तो इनको कहीं ना कहीं एमएसपी को अब फिक्स करने की ओर ध्यान देना चाहिए साकेत जी। क्या वो एक एमएसपी जो है वो फिक्स कर दे, जो किसानों की एक मांग लंबे समय से चली आ रही है, जो इतना बड़ा आंदोलन हो गया, तो अब इनको उस ओर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए।
बिल्कुल देना चाहिए। ये ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि आप अगर अभी भी किसी गांव में जाएं और वहां का प्रोडक्शन ऑफ रेट देखें और प्रोडक्शन का जो मेन वैल्यू है वो देखें, दोनों में बहुत ज्यादा यूज अंतर है। एक अगर हम प्याज की ही बात करें, प्याज अगर वो खरीदा जाता है किसानों से तो वो 10 रुपए, 5 रुपए, 8 रुपए के किलो के भाव से खरीदा जाता है और आगे बेचते हैं वो 50 रुपीज केजी, 30 रुपीज केजी। तो ये जो यूज डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस कब तय होगा? एमएसपी आप आज तय करते हैं कि ये रेट पे धान बिकेगा, गेहूं बिकेगा, लेकिन जब किसान वो धान गेहूं लेके पहुंचता है वहां बाजार में तो उस समय कोई एमएसपी पे लेने के लिए तैयार नहीं होता है। तो ये जो बीच की जो लाइन है, इस पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। वहां के लोकल वेंडरों को जो बेच देता है किसान, जिससे कि उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, वो उसका लाभ नहीं उठा पा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि अभी सरकार को ये अपनी पॉलिसीज पूरी तरीके से कंडक्ट करनी चाहिए, क्योंकि इसमें अभी वो फेलियर में है। जो मेन हमारा कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच की जो कड़ी है, उसमें किसान पूरी तरह से फंस जाता है। अपनी फसलों को ना सड़ता हुआ देख किसान किसी भी रेट पर फसल बेच के चला जाता है। मेन मुद्दा ये। साकेत जी, महिलाओं के लिए भी, जो खासकर महिलाओं का भी जिक्र हुआ और खासकर उन गृहिणियों का जो कि घर पर रहती हैं, उनके स्टार्टअप प्लान्स के लिए भी बहुत कुछ इस बजट में है। इस पर भी मैं चाहूंगी कि जरा आप विश्लेषण करें कि क्या है ये महिलाओं के लिए भी, इसमें कितना खास है ये बजट? देखिए, महिलाओं को लेके ये जो बजट दिया गया है उसमें इन्होंने कहा कि हमें फंड में जो हमारी जो पर्टिकुलर नॉन वर्किंग वुमेन है, वो वर्किंग वुमेन जो है नॉन वर्किंग, वो उसमें आती हैं और उस तरीके से वो कैसे अपने आप को स्किल्ड कर लें, जैसे कि फूड के उसमें या कोई छोटा प्रोडक्शन करके, अगरबत्ती बनाना, साबुन बनाना, ऐसे छोटे प्रोडक्शन करके जो पार्ट टाइम जॉब्स के नाम पे वो हमसे लोन ले सकती हैं और उस लोन के माध्यम से अपने बिजनेस को पूरी तरह से बढ़ा सकती हैं। तो वो कहीं ना कहीं अभी हमारे देश में नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे देश की जो मेंटालिटी है वो ये है कि अगर कोई होम मेकिंग वुमन है तो वो अपना होम पहले मेकिंग करेगी, तो उसके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि वो इन चीजों को एडॉप्ट कर सके। तो कहीं ना कहीं एनजीओ के माध्यम से या फिर स्किल सेंटर खोल के माध्यम से सरकार को इसको अगर आगे बढ़ाना है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए और इस पे महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करके काम कराना चाहिए। यश भारती जी का रुख कर लेते हैं। यश भारती जी, देखिए यहाँ पर, देखिए मैं तो माननीय अखिलेश यादव जी की बात को आगे बढ़ाता हूं, जो ट्वीट किया, ये बजट अभी नाउमीदगी का पुलिंदा है। शुक्र है इंसान इन हालातों में भी जिंदा है। जो मैं लगातार बात कह रहा था और भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री हमारी बहन से मैं उम्मीद कर रहा था कुछ बेहतर बता पाती हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ज्ञान दे दिया गूगल कर लीजिए। तो अब अगर गूगल करना पड़े और आपने भाजपा के प्रतिनिधि को यहाँ बैठाया है, वो अपना अच्छा भी नहीं बता पा रही हैं, तो समझ लीजिए कि इस 11वें बजट में भी कुछ अच्छाई है नहीं। आपको गूगल करने की अगर आवश्यकता है और सोशल मीडिया से वो शुरू होती हैं और या फिर ये कहती है कि आपके प्रोग्राम में आपने जो उपलब्धियां बता दी वो मुझे देखने पड़े, तो जो दल अपनी खुद की अच्छाई नहीं बता पा रहा, जनता की क्या भलाई दे पाएगा? ये देखिए 10 बजट के बाद ये 11वां बजट भी हर 10वें बजट की तरह है और हम 12वें में बैठेंगे जहां 10 तक गिनती हो चुकी है, 11वें की भी गिनती वहीं समाप्त होगी, क्योंकि इनके पास कोई नीति रीति नहीं। मनरेगा को लेकर के जो निम्न स्तर पे जो कलेक्टर की गाइडलाइन है, जो 500 से ऊपर है हर प्रदेश में, कई प्रदेशों में वो 400 और 300 और 200 रुपए तक मनरेगा के मजदूरों का निम्न रूप में मजदूरी दी जा रही है। तो जैसा हमारे विश्लेषण ने कहा कि मनरेगा को लेके कोई बात नहीं देंगे, तो आप अगर गरीबों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं और उनके लिए कोई योजना नहीं ला रहे हैं, तो आप समझ लीजिए किनके लिए ला रहे हैं। सरकारी नौकरी की आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप एक केवल लॉलीपॉप दे रहे हो कि प्राइवेट नौकरी में जो आएगा, जो उसका पीडीएफ कटेगा, जो उसका फर्स्ट पीडीएफ होगा, उसमें हम एक लॉलीपॉप दे देंगे जिसको वो 5 साल तक लेता रहेगा और जब फिर वोट लेने आएगा तो मध्य प्रदेश में जैसे लाडली बहना योजना ला दी गई थी, वो एक योजना ला देंगे और लोगों से फिर वोट लेने का काम करेंगे। एक तरीके से श्वेता दुबे जी, फटाफट आपका रिएक्शन। देखिए, ये मैंने ये नहीं कहा कि आप बजट जो है समझना है तो आप उससे, मैं आपने मुझसे आंकड़े के लिए कहा था, तो मैंने कहा कि आप गूगल सर्च कर लीजिए तो आपको बेहतरीन पूरे सटीक आंकड़े मिल जाएंगे। लेकिन आप अभी ट्वीट बता रहे हैं कि आप अपने नेता से इस तरह से जुड़े हुए हैं,
कि आपको ट्वीट से पता चले कि उनका क्या विचार रहा बजट पे, ये ज्यादा हास्यास्पद बात है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं कोई तो बात यही नहीं, कहना आप चाहूंगी तो कि डायरेक्ट लोग- जुड़े होंगे, हॉटलाइन पे आपको बता दिया होगा, वो उपलब्धि बता दीजिए। आप डायरेक्ट जुड़े हैं, हम ट्वीट से जुड़े हैं। 25 उपलब्धि क्यों बताऊं? मुझे मैं नहीं, जनता को बताना बताऊंगी है। ना, मैं नहीं- हाँ, जनता के प्लेटफॉर्म लिए पे बताइए ना, बताइए ना, हम तो इंतजार कर रहे हैं, मैं बताइए ना। आप जनता के हॉटलाइन लिए से जुड़े हैं मैं मोदी जी समाजवादी पार्टी के लिए सीतारमण, आप सीतारमण कि मैं आपको उपलब्धि बताती घूमूं, क्योंकि मैं अरे बता भी टीवी पे दूंगी तो बताना है आप आपको। स्वीकार नहीं कर पाएंगे मैं ना, केवल क्योंकि वो मुझे भावना नहीं है आपके अंदर। स्वीकार करना, आपको बताइए, आप अरे बताना भाई तो शुरू साहब, आप कीजिए। मुझे श्वेता बोलने जी, दीजिए। श्वेता जी एक सेकंड रुकिएगा यशपाती जी। श्वेता जी, क्या वाकई उपलब्धियां नहीं बताएंगे? अब महिलाओं पे बता दीजिए, छोड़िए बाकी सबको। मैं आपको क्यों 11वें बताऊं? बजट में आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे क्या मुझे आप बता मुझसे- दीजिए ठीक है, आप श्वेता, पूछ लीजिए। श्वेता जी मुझे बता दीजिए, रहने दीजिए, यश भारती जी को मत बताइए, मुझे बता दीजिए, जनता को बता दीजिए, दैट्स इम्पोर्टेंट। तो महिलाओं के लिए अभी भाई साहब ने बताया, और इसके अलावा जो कामकाजी आपसे पूछा जा महिलाएं रहा हैं उनके लिए, जब उनके छोटे बच्चे होते हैं, कई बार ऐसे होते हैं कि बहुत Yes, ही बात है, स्टूडियस बिल्कुल। लोग होते हैं और वो जॉब करते हैं, और शादी के बाद फैमिली और उसके बीच में सामंजस्य बताने के लिए वो नौकरी छोड़ देते हैं, तो बीच में ड्रॉप ना करें, उनके लिए क्रेच की सुविधा दी गई है। और महिलाओं के लिए 3 करोड़ कुछ रुपए का वो भी किया गया है, 3 लाख करोड़ रुपए का, कि उनको जो भी, जैसा कि वो है कि अपना वो बिजनेस शुरू कर सकती है। जरूरी नहीं है कि हर कुछ मतलब, लेकिन अभी सरकारी अगर नौकरी से आपने ही साकेत जी को ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने ये बात कही कि अभी हमारे यहाँ, हमारे देश में मेंटालिटी इतनी भी ग्रोन अप नहीं हुई है। बहुत सारी फैमिलीज स्टिल ये अलाउड भी नहीं करती, और खुद जो वुमन है वो भी कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं, आई एम अ होम मेकर और मैं उसमें खुश हूँ, मुझे नहीं ऐसी बात करना है। नहीं है। भाई साहब ने सही कहा, ठीक है, अभी बहुत निचले स्तर तक ये बात नहीं पहुंची है, लेकिन अभी हमारे देश में अब महिलाएं अपने उसके प्रति जागरूक हुई हैं, और वो घर और बच्चों की जिम्मेदारी संभालते हुए भी एक अच्छा काम कर रही हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए वो बहुत कुछ, आप देखिए, बहुत छोटे स्तर पे कभी कभी हम लोगों को आश्चर्य होता है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। कभी कभी जब वो इस तरह की महिलाएं मिलती हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये महिलाएं इतना काम करते हुए इतनी कम सुविधाओं में भी इतना अच्छा कार्य कर पा रही हैं, घर के लिए और समाज के लिए, और उससे अपने पैसे भी अर्न कर पा रही हैं अपनी फैमिली के लिए। हया ये जी, उन्हीं महिलाओं के लिए ये सुविधाएं बजट में प्रोवाइड की गई हैं। हया जी, आपका भी अंतिम रिएक्शन चाहूंगी मैं इस बजट को लेकर और विपक्षी दलों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही है। अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। देखिए, इस बजट पे पूरी जो चुनाव के नतीजे हैं उनका पूरा असर, पूरी छाया दिख रही है। चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा था बेरोजगारी, विपक्ष की तरफ से सब बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है, लगातार इस पर विपक्ष सरकार को कहता है। तो सरकार ने रोजगार के मुद्दे को इस बजट के केंद्र में रखा, फोकस में रखा है। इसके लिए उसने एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा लोन को बढ़ावा दिया है, और उसके अलावा एंजल टैक्स कम किया ताकि स्टार्टअप्स ज्यादा आए, स्टार्टअप पे एंजल टैक्स को कम किया है। स्किलिंग पे बहुत जोर दिया है कि आप अप्रेंटिसशिप के लिए, स्किल डेवलपमेंट पर बहुत जोर दिया है। मिडिल क्लास को थोड़ा सा राहत दिए ताकि उसका पैसा जो बचे वो अपने में खर्च कर सके। शिक्षा पर, ऋण पर लोन कम किया, सस्ता किया है। तो सरकार का मुख्य काम है, इसका जो बजट में जो है सरकार ने जो ध्यान दिया है वो दिया है स्वरोजगार का, ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा किए जाए। और रोजगार के अवसर कैसे, उसने एक इकोसिस्टम बनाने की पहल करी। तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं आगे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि जैसे आपने पूछा था कि ये बजट पिछले बजट के मुकाबले इस बार इसका केंद्र में युवा है, बेरोजगार है, मध्य वर्ग है और महिलाएं हैं। हयात जी, मुझे तो ऐसा लगता है जो विपक्षियों की संख्या बढ़ी है ना सदन में, उसका भी असर है इस बजट में। जी बिल्कुल, ताकि उनको कहने का उनको मौका ना मिल पाए। हाँ जी, उनको कम से कम मौका मिल पाए, इसलिए इसका ध्यान रखा गया। साकेत शर्मा जी, आपका भी फटाफट मैं अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी बजट पर। जी, ये बजट जो है वो एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा जो है वो लाइबल है और थोड़ा सा चलायमान है, लेकिन अभी इस पे बहुत ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत है, कुछ किसानों को लेके और कुछ बेसिक जो हमारे यहाँ बेरोजगार युवा हैं उनको लेके। ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं हमारी कंडक्ट ऑफ कंट्रीज को जोड़ती हैं कि जब तक ये 2 मॉड्यूल अगर नहीं सेट होंगे तब तक देश में जो विकास की जो गति है
वो प्रॉपर नहीं आ सकेगी, जो एक्सपेंडिचर है वो प्रॉपर नहीं हो सकेगा। मुझे जहां तक लगता है गवर्नमेंट को थोड़ा और अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है। इस बजट से उनको कुछ और भी आगे चल के अच्छा करने की जरूरत है, जिससे कंट्री के लिए प्लस पॉइंट हो। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे जनता की झोली में क्या, और यहाँ पर जो आर्थिक एक्सपर्ट्स थे उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अगर हम पिछले मुकाबले में बजट को देखते हैं तो इस बार का जो बजट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जनता को राहत देने वाला नजर आ रहा है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।